आज मेरी शादी हो रही थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी अम्मा लालची किस्म की औरत थी। बड़ी मुश्किल से अम्मा की नाक के नीचे उनकी पसंद का कोई रिश्ता आया था। पहले तो जो भी लड़की मुझे अच्छी लगती उसके घर वाले जहेज अच्छा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से इनकार हो जाता था। अब अम्मा को जो लड़की अच्छी लगी थी वो थी तो मुतवस्त तबके की ही, मगर जहेज हमें गाड़ियां भर भर कर मिला था। लड़की आम सूरत की थी, मगर उस लड़की के वालिदैन मुझे गाड़ी भी लेकर दे रहे थे। खैर मैं दुल्हा बना बैठा था, साथ दुल्हन भी अच्छी ही लग रही थी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि शुक्र है दुल्हन का कुछ तो रूप निकला, नहीं तो मेरे बॉस के सामने मेरी कितनी इंसल्ट होती। मैं एक बहुत ही अच्छी फर्म में काम करता था, जलाल एंड सन्स। उसको दूर दूर तक डंका बजता था। मैं भी अच्छा खासा कमा लेता था। वो अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह ही इतनी दिलकश देते थे। मैंने अपने बॉस और उसकी फैमिली को भी मदऊ किया था। इसलिए मेरे बॉस जलाल अहमद और उनके दो बच्चे आए थे। बीवी तो हयात नहीं थी। मैं बॉस से मिलने स्टेज से उतर आया था और उनके बेटे से गले लगकर मिला, जबकि उनकी बेटी माहा ने मेरा हाथ थाम कर मुझे मुबारकबाद दी। वाह, क्या छा जाने वाली शख्सियत थी। मैं तो माहा को देखता ही रह गया। वो भी बड़ी बेबाकी से मुझे तक रही थी। मैं उनसे मिलकर वापस स्टेज पर जा बैठा था। मेरी सारी तवज्जो का मरकज माहा ही थी। वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे ही देखती रही। इस सारी महफिल में मुझे माहा के सिवा कोई नजर नहीं आया था। हमने आंखों ही आंखों में बहुत से फासले समेट लिए थे। तकरीब खत्म हुई। मैं स्टेज से नीचे उतरा तो माहा मेरा हाथ थाम कर मुझे एक कोने में ले गई। उसने कोई बिना लगी लपेटी के साफ साफ कह दिया कि देखो कबीर, मैंने पहली ही नजर में तुम्हें पसंद कर लिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और वो भी आज और अभी। मगर मेरी एक शर्त है कि शादी के लिए तुम्हें इसी लम्हे अपनी बीवी को तलाक देनी होगी। फैसला सोच समझ कर करना। और इतना कहकर मेरा हाथ छोड़कर चली गई। मैं शदीद शशोपंज में मुब्तला था। मैं चुपचाप अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया, जहां सजी सवरी मेरी बीवी सहरिश बैठी थी। वो मुझसे शर्मा कर नजरें नीचे किए बैठी थी, जबकि मैं तो इस उलझन में था कि किसके हक में फैसला करूं। मैंने तराजू में सहरिश के वालिदैन का दिया हुआ चंद लाख का जहेज रखा, तो दूसरे पलड़े में माह की करोड़ों की जायदाद। फैसला तो साफ था, माह का पलड़ा भारी निकला। अब मैं ये सोच रहा था कि सहरिश से कैसे जान छुड़वाऊं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं बड़े गौर से सहरिश के सरापे का जायजा ले रहा था, जबकि वो मेरी नजरों को खुद पर पाकर मजीद सिमटती जा रही थी। काफी देर में उसका जायजा लेता रहा। आखिरकार मेरी नजर उसके बदनुमा पैरों पर पड़ी। चेहरे और पैरों की रंगत में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने एकदम अपना रवैया बदला और कहा, उठो, मुंह धोकर आओ अपना। ये जो आटा मुंह पर मल रखा है इसको उतारो। मेरी आवाज पर उसने सर उठाकर मुझे बड़ी बेयकीनी से देखा था। आंखों में गिला था, शिकवा भी था, मगर मैंने नजरअंदाज कर दिया। समझ नहीं आई तुम्हें? जल्दी करो। वो बेचारी बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम गई थी। उसने वहां अच्छी खासी देर लगा दी थी। जब वो आई तो उसकी आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी और वो रो कर आई थी। मैंने फिर भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती थी। मैंने उसे हाथ से पकड़ा और खींचता हुआ बाहर ले आया। बाहर अब भी मेहमान मौजूद थे। देखो लोगों, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। इतनी प्यारी दुल्हन दिखाकर मुझे ये सड़ा हुआ बैंगन दे डाला उन लोगों ने। मैं इसको किसी तौर कबूल नहीं करूंगा। मेरी बातें सुनकर मेरी अम्मा घबराई हुई मेरे पास आई थी। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? मैंने अम्मा के कान में कह दिया, बॉस की करोड़ों की जायदाद और उसकी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है। अम्मा मुस्कुरा दी और बोली, फिर जरा अच्छे तरीके से ड्रामा करना। मैंने एक भी लम्हे की ताखीर किए बिना सहरिश को तलाक दे दी। तलाक का लफ्ज सुनते ही वो बेहोश हो गई थी। आसपास के लोगों ने आगे बढ़कर उस पर पानी वगैरह छिड़का था। तभी मेरे बॉस की बेटी आगे बढ़ी और बोली कि मैं तुमसे शादी करूंगी। सब लोगों को सांप सूंघ गया था। आखिर ये क्या हो रहा था? बॉस आगे बढ़े और बोले कि माह घर चलो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन उसने कदरे बदतमीजी से अपने बाप का हाथ झटक दिया और बोली,
मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करें। मैंने उस शाम बॉस की आंखों में उतर जाने वाली बेबसी को गौर से देखा। उनकी आंखें भी नम हो चुकी थीं, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। माँ का भाई अली बाप को दिलासा दे रहा था। मेरे बॉस ने पता नहीं अपने बेटे के कान में क्या पढ़कर फूंका था कि वो आगे बढ़ा और बोला, चूंकि सहरिश की रुखसती नहीं हुई थी, इसलिए उस पर इद्दत आयद नहीं होती। अगर सहरिश और उसके वालिदैन को इतराज ना हो तो मैं सहरिश से इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। मेरा जी चाहा कि मैं अली के मुंह पे घोंसे बरसा दूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोड़ी हुई लड़की को उस घर में ब्याह कर ले जाने की जहां मैं जाने वाला था। सहरिश के वालिदैन को ये मौका गनीमत से कम नहीं लगा। उन्होंने जल्दी से हाँ कर दी। यूं देखते ही देखते हम दोनों के निकाह हो गए। मैं माहा से और काली कलोटी सहरिश अली की हो गई थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हर कोई हैरान सा था। वाकयात ने इस तरह पलटा खाया कि किसी को कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला था। यूं मैं जलाल अंकल का दामाद बन गया। फिर कुछ रस्में हुई और उसके बाद मैं अपने घर में आ गया और सहरिश अली के कमरे में चली गई। मुझे नहीं मालूम अली ने उस रात सहरिश को कबूल भी किया था या नहीं। बस मुझे इतना मालूम था कि एक ही मुलाकात में माहा मेरी दीवानी हो गई थी। वो मुझ पर वारे सदके जा रही थी, मेरी नाजों नखरे उठा रही थी। अगली सुबह मैं और माहा बड़ी खुशी खुशी से डाइनिंग हॉल में पहुंचे थे। हम दोनों खुशी से चहचहा रहे थे, जबकि अली और सहरिश बुझे बुझे और खामोश खामोश से थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। आई बड़ी मेरा मुकाबला करने वाली पहले नसीब तो मुझ जैसे ले आती। मुझे जलाल अंकल से तवक्का थी कि वो मुझसे कलाम नहीं करेंगे, मगर वो मेरे साथ बड़े नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। उनकी हालत देखकर मैं साफ समझ गया था कि वो अपनी हर धर्म बेटी के हाथ की कठपुतली हैं। और मजे की बात ये कि उनकी बेटी मेरी असीर थी। अब वो वक्त दूर नहीं था जब मेरे भी शेयर्स इस अजीम बिजनेस में होने वाले थे। शादी के 2 हफ्ते के बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, जबकि अली तो वलीमे के बाद से ही ऑफिस जा रहा था। तैरिश हर लम्हे उदास रहती, पता नहीं क्यों, मगर उसकी उदासी मुझे बड़ा लुत्फ देती थी। मैंने नोट किया था कि माहा मुझे सहरिश के सामने ज्यादा इज्जत देती है। मेरे लिए ये भी फख्र की बात थी। मैं नित नए कपड़े खरीद रहा था, सैर व तफरीह के लिए कभी कहीं तो कभी कहीं जा रहा था। मेरी शख्सियत तो पहले से भी ज्यादा बदल गई थी। अब तो दौलत की रेल पेल ने मुझे मजीद निखार दिया था। लोग अब मुझे इज्जत की निगाह से देखते थे। आखिर में जलाल अंकल का दामाद जो था, वो दिन बड़े खूबसूरती से गुजर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो मनहूस दिन मेरी बिसात ही पलट देगा। असल में हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैंने सहरिश को बड़ा उदास सा पाया, जैसे वो अक्सर हुआ करती थी। मगर जैसे ही अली घर दाखिल हुआ, वो खिलखिला सी उठी। अली भी उससे बड़ी गर्मजोशी से मिला था। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं सोचता ही रह गया कि इनकी आपस में कैसे बन गई। सहरिश कैसे खुश नजर आ सकती है। खुश होने का तो सिर्फ मुझे हक था। मुझे ना जाने क्यों सहरिश से जलन सी महसूस हुई थी। रात गई जब वो कमरे से निकली तो सीधी किचन में चली गई। मैं भी सबसे नजरें बचाकर किचन में घुस गया था। वो चाय बना रही थी। सहरिश, क्या मिल गया तुम्हें अली के साथ शादी करके? तुम तो अपने जैसे किसी मिडिल क्लास लड़के के साथ ही शादी करती। फिर देखो ना, वो तुम्हें वक्त भी नहीं देता और ना ही तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम जानती हो ऑफिस में उसका कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। वो मेरी बातों को अनसुना करके चाय बनाती रही थी। यानी कि उसके सामने मैं तो कुछ था ही नहीं। उसने तो मुझे जवाब तक देना गवारा नहीं किया था। इतने में महा पानी लेने किचन में आ गई। उसने हम दोनों को यूं तन्हा देखकर ना जाने इस बात का क्या मतलब निकाला था। वो मुझे रूम में ले गई थी और मुझ पर खूब चीखी चिल्लाई थी। जो गड्ढा मैं अली के लिए खोद रहा था उसमें खुद गिर गया था। महा मुझ पर शक करने लगी थी। वो यही समझती थी कि मैं सहरिश के पीछे हूँ। महा ने मुझसे बहुत बुरा सलूक रवा रखा था। मैं उसकी मिन्नतें करता रहा। 2 हफ्तों के बाद जाकर कहीं महा का मूड ठीक हुआ था। फिर हम दोनों दुबई चले गए। वहां से 2 हफ्ते बाद लौटे तो घर का नक्शा ही बदल चुका था। अली और अंकल तो सहरिश के वारे सदके जा रहे थे।
घर में हर चीज उसके हुक्म से ही हो रही थी। मैं ये सब बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, मगर क्या करता, मैं कुछ भी तो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि माँ ने मुझे सर से उतारकर जूती की नोक पर रखना शुरू कर दिया था। वो बात बात पर मुझे बेइज्जत करती थी। मैं बस जहर की घूंट भर कर रह जाता था। गुस्सा तो मुझे भी आता, मगर मैं काबू कर जाता। अभी से अगर मैं माँ को गुस्सा दिखाने लग जाता तो फिर अपने अमीर होने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाता था। अभी तक माँ ने मेरे नाम फूटी कौड़ी भी नहीं की थी। जब भी मैं उससे किसी चीज का तकाजा करता, वो मुझे दो कौड़ी का मुलाजिम कहकर रख देती थी। मैंने सैरिश की एक बात नोट की थी, वो अली को बहुत इज्जत देती थी, उसकी कोई बात नहीं टालती थी। कभी कभी मेरे दिल में अजीब सी चुभन होने लगती थी। माँ ने अब ये तरीका अपना लिया था कि वो जैसे ही सैरिश को देखती, वो मुझको काट खाने को दौड़ती थी। बात बात पर मेरी बेइज्जती करती थी। मुझे बहुत दुख होता। एक रात तो मुझे माँ ने कमरे से ही निकाल दिया था, और फिर ये सिलसिला ही चल निकला। जैसे ही माँ का मूड खराब होता, वो मुझे रूम से निकाल देती थी। मैंने उसके बदलते रवैये की वजह पूछी तो उसने साफ साफ कह दिया कि तुमसे मेरा दिल भर गया है। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी थी। इंसानों से भी भला दिल भरते हैं। मैं तो फिर था भी उसका शोहर। एक दिन मेरी और माँ की बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वो गुस्से में घर से बाहर चली गई थी। मैंने भी गुस्से में कमरे की हर चीज तोड़ डाली। फिर मूड को जरा बेहतर करने के लिए मैं भी बाहर निकल गया और एक बेहतरीन से पिज्जा हट चला गया। मैं बैठा अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, जब अचानक मेरी नजर किसी पर पड़ी। मैं हंसना भूल गया। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। वो माहा थी, मगर उसके साथ कौन था, मैं उसे पहचान नहीं पाया था। मेरी बीवी माहा किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो बार बार उसके कंधे पर अपना सर रख देती थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं हाँफते हुए माँ की तरफ बढ़ता गया। मैं अपने पूरे जोर से चीखा था कि ये क्या बेहूदगी है। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसके नजरों में बस हकारत ही हकारत थी। कबीर, आराम से, इतना कहकर अब फिर से वो उस लड़के की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। मैंने आगे बढ़कर माँ को हाथ से थाम कर खींचा था। वो मुझसे इस चीज की तवक्का नहीं कर रही थी। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और साथ ही सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया था। इतना ही काफी नहीं था, वो घर आकर भी मुझ पर बहुत चीखी चिल्लाई थी। अंकल और अली हसरत से तक रहे थे, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। इसलिए नहीं कि ऐसी बात सुनकर माँ उनके दिल से उतर जाएगी, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि उनकी नजर में मेरी इज्जत बनी रहे। मैं बहुत परेशान था। खेल शुरू होने से पहले ही मेरे हाथों से निकल गया था। मैं अभी माँ से कुछ बटोर नहीं पाया था कि एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। रो धो कर तड़प तड़प कर मैंने माँ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। उसने मुझे माफ भी कर दिया। फिर हालात बेहतर होने लगे। मेरे हालात बेहतर हुए तो मैंने इधर उधर के हालात का भी जायजा लिया था। सैरिश ने पूरे आबोताब से घर की मलकियत संभाली हुई थी। वो मलका बनी बैठी थी और यहाँ मेरी हालत मुलाजमों से भी बदतर थी। मैंने दिल में तहैया किया था कि जिस दिन माहा मेरे पूरे कंट्रोल में आ गई, सबसे पहले मैं सैरिश का पत्ता साफ करूंगा। उसी दिन माहा ने मुझे वर्ल्ड टूर पर जाने की खुशखबरी सुनाई थी। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैं वर्ल्ड टूर का ख्वाब बचपन से ही देखता चला रहा था। मैंने और माहा ने मिलकर शॉपिंग की थी। यूं एक दिन हम पाकिस्तान से निकल पड़े थे। सबसे पहले हम दुबई पहुंचे थे। मैं इंतहाई खुश था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन माहा ने काया एक बार फिर से पलट दी थी। उसने होटल में अपने लिए और मेरे लिए अलग-अलग कमरे बुक करवाए थे। मेरे इतराज करने पर उसने क्रेडिट कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया था और बोली थी कि मैं दुबई में अपनी जात की खोज में आई हूँ और मैं तलाश करना चाहती हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी में तुम चाहिए भी हो या नहीं। क्रेडिट कार्ड तो महज एक रिश्वत थी, मुंह आंख और कान बंद करने की। वहां मुझे छोड़कर उस लिवंगे के साथ घूमती फिरती रही थी, जिसको मैंने उसके साथ उस दिन होटल में देखा था। मैंने ये कड़वा घूंट भी भर लिया था। 3-4 ममालिक तो वो लड़का हमारे साथ रहा, फिर माँ ने उसको भी दुत्कार दिया। फिर नए सफर और नए लड़के होते। तकरीबन 6 माह की अजियत बर्दाश्त करके मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो अंकल मेरी शक्ल देखकर हैरान रह गए थे।
उन्हें मुझ पर तरस भी आया था। उस रात मैंने माहा से दो टोक बात करने का फैसला किया था। मैंने साफ साफ पूछ लिया था कि माहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या हैसियत रखता हूँ। उसका जवाब काफी कड़वा था। कबीर, क्या तुमने कभी मुझ जैसी बिगड़ी हुई अमीरजादियों के बारे में नहीं सुना? हम अमीरजादियां एक गरीब सा लड़का चुनकर उससे शादी कर लेती हैं। वो तुम्हारी तरह लालची टाइप का होता है। फिर शादीशुदा का टैग लगने के बाद हमें अपनी मनमानी करने की खुली इजाजत मिल जाती है, और जो हमारे शोर होते हैं वो बस नाम के ही शोर रह जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी तुम्हारा बिल्कुल यही मकाम है। हमारा निकाह नामा फकत मेरी अय्याशी का परवाना है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं शादीशुदा ना होती तो डैड मुझे यूं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने देते? नहीं ना। मैंने वहां कितने दोस्त बनाए, मगर तुमने उफ तक नहीं की। यही ड्यूटी अब तुम्हें उम्र भर निभानी है। मैं माह की बातें सुनकर खामोशी से उठकर बाहर चल दिया था। माह की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैं लॉन में बैठा खामोशी से आंसू बहा रहा था जब मुझे अंकल की आवाज सुनाई दी। बरखुरदार, लॉन में अकेले बैठे हो? क्या फिर से माह के साथ लड़ाई हुई है? उनकी बात सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगा था। फिर यूं ही रोते धोते मैंने अंकल को माह के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो उदासी से सर हिलाते रहे थे। फिर बोले, तो मेरा झुका सर शर्म से मजीद झुक गया था। तुमने हीरे की तलाश में हीरा ही गवा दिया। तुम तो कोयले को हीरा समझ बैठे थे, मगर ऐसा नहीं है। वो वाकई में सच कह रहे थे। फिर वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, माहा तब 4 साल की थी जब उसकी मम्मा फोत हो गई थी। माहा हर वक्त रोती रहती थी। मैंने अली ने उसे इतना प्यार दिया कि कोई हद नहीं। उसकी हर जायज नाजायज बात मानी, तब कहीं जाकर मामा का दुख वो दिल से निकाल सकी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी लाड प्यार में माहा हमारे हाथ से निकल गई थी। उसने मेरी हर बात को रद्द करके अपनी ही बात मानी। तुमसे भी तो उसने मुझसे टक्कर लेकर शादी की थी, मगर मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। देखो, अगर तुमने उसका हाथ थाम ही लिया है तो ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। चूंकि माहा सुधरने वालों में से नहीं है। मुझे पता था कि अमीर लड़कियां काफी बिगड़ी हुई होती हैं, तभी तो मैंने अपने बेटे की शादी सहरिश से कर दी थी। आप देखो ना, वो कितना खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बात सुनकर मैंने लाउंज की तरफ देखा। वहां सहरिश मलका बनी बैठी थी। सब कुछ उसके हाथ में था। उसने अपनी अच्छाई से सबको अपना गरीब विदा बना लिया था, और मैं न घर का रहा और न घाट का। हमारी शादी को साल हो गया था। मैं बहुत ही परेशान और डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। वहां के वही मशागिल थे। वो नए नए दोस्त बनाती, उनके साथ घूमती फिरती, फिर उनको भी छोड़ देती। कभी मेरे साथ हंसकर बात कर लेती तो कभी मेरी दुश्मन बन जाती। मैंने एक फैसला कर लिया था। मुझे लगा था माहा मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश होगी, मगर वो तो परेशान सी हो गई थी। उसने मुझसे फैसला बदलने को कहा, मगर मैं अपनी जिद पर अटल रहा। मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें तलाक देकर यहाँ से चला जाऊंगा। माहा बोली, तुम्हें क्या परेशानी है इस घर में? दौलत नौकर चाकर सभी तो हैं। जहाँ तक मेरी यानी तुम्हारी बीवी की बात है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देती या तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तो जरा सोचो, तुमने औरत से शादी की ही कब है? तुमने तो पैसे से शादी की थी, जो तुम्हें मिल भी रहा है। अगर तुम्हें औरत चाहिए होती तो तुम सैरिश को कभी ना ठुकराते और मेरे भाई की तरह खुश रहते। आज मुझे सच सुनकर उससे नफरत हो गई थी। मैंने माह की मिन्नतों के बावजूद उसको तलाक दे दी थी। वो मुझे हमेशा अपनी आजादी का परवाना बनाकर साथ रखना चाहती थी। उसने मुझे अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। मैं अपनी छोटी छोटी जरूरियात के लिए माह के आगे हाथ फैलाता था। सैरिश ने एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया था। मैं उसे बेटे की मुबारकबाद देकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा था। उसने मुझे माफ तो कर दिया था, मगर इस शर्त पर कि मैं किसी का गम गुसार बनूंगा। मैंने वो जॉब छोड़कर कहीं छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली थी। मेरी अम्मा को भी सबक हासिल हो चुका था। वो कहती थी कि हम सूखी खा लेंगे, मगर अब मेरा बच्चा मेरी नजरों के सामने रहेगा। मैंने अम्मा से अपने लिए किसी तलाक याफ्ता लड़की का रिश्ता ढूंढने को कहा था। अम्मा को इतराज था, मगर मेरे मजबूर करने पर वो मान ही गई थी। यूं परवीन अपने 2 बच्चों समेत मेरे घर में दुल्हन बनकर आ गई थी। परवीन बिल्कुल सैरिश की तरह फर्माबरदार थी।
میں نے پروین کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کے سر پر دستے شفقت رکھا تھا۔ میری زندگی سے سارے فتنے، ساری الجھنیں ختم ہو چکی تھی، اب سکون ہی سکون تھا۔